खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस किताब क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हम हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के दूसरे हिस्सा नज़्म के पहले सबक का, जिसके अंदर हम हमारे जो असनाफ़ हैं, असनाफ़ सुखन हैं, इनके बारे में दिया गया है। इसका नाम है चंद अहम असनाफ़ सुखन और इसका पहला हिस्सा है गज़ल। गज़ल बच्चों, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा जाता है। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल तरीन सिनफ़ सुखन है। उर्दू का जितने भी शायर हुए हैं, लगभग हर शायर ने गज़ल गोई में अपना हाथ आजमाया है, गज़ल लिखने की कोशिश की है। गज़ल क्या होती है, गज़ल किस तरह से लिखी जाती है, क्या क्या गज़ल की हदें हैं, इनके बारे में हम इस सबक गज़ल के अंदर मुताला करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारा सबक गज़ल। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और मकबूल सिनफ है। गज़ल, मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे लगभग शोरा हैं, हर किसी न किसी ने कभी ना कभी, हर शोरा ने जब भी उसको मौका मिला गज़ल के अंदर अपने हाथ आजमाए हैं, गज़ल लिखने की कोशिश की है। सबसे मकबूल तरीन सिनफ ये कहलाती है और गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू भी इसीलिए कहा जाता है। उर्दू के तकरीबन हर शायर ने इस सिनफ में जोर आजमाया है। गज़ल के लग़वी माने हैं महबूब, दोस्त से हुस्न और इश्क की बातें करना। गज़ल के लग़वी माने हैं बच्चों महबूब से या माशूक से। इसके एक माने और हैं औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। तो गज़ल के लग़वी माने हैं महबूब या दोस्त से हुस्न और इश्क की बातें करना। अब दोस्त हकीकी भी हो सकता है और मिजाजी भी हो सकता है। यह अल्लाह से मोहब्बत की बात भी हो सकती है या किसी और से मोहब्बत की बात भी हो सकती है। तो गज़ल में कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी तरह की बातें, किसी भी तरह के अशार, किसी भी मौजू के ऊपर अशार आप लिख सकते हैं। गज़ल के एक और मायने होते हैं, जब हिरन का शिकार किया जाता है तो शिकार के वक्त उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है, जो चिल्लाता है दर्द से, तो उसे भी गज़ल कहा जाता है, उस चीख को भी गज़ल कहा जाता है। लेकिन उर्दू गज़ल कभी भी अपने इन महदूद मानों में कैद नहीं रही। गज़ल के माने औरतों से बातें करना या महबूब से बातें करना, लेकिन गज़ल इन मानों के कैद में कभी नहीं रही। इसके माने या इसकी जो दायरा है वो बहुत बड़ा रहा, वसी दायरा गज़ल का रहा है और हर मौजू के ऊपर गज़ल के अशार लिखे गए हैं, गज़ल लिखी गई है। गज़ल में हुस्न और इश्क और महबूब से लुत्फ़ात की बातों के बयान के साथ ही अखलाक, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, हुकूमत, सियासत, माशरत, समाजी और मजहबी मसाइल और जज्बात और मालूमात की अक्कासी भी की जाती रही है। मैंने आपको बताया और फिर आपके लिए वाज़ेह कर दूं कि गज़ल के माने हैं औरतों से, महबूब से बातें करना, हुस्न और इश्क की बातें करना, आशिकी की बातें करना। लेकिन जो इसके माने हैं, गज़ल इन मानों में कभी भी महदूद नहीं रही। वो इससे आगे बढ़कर हर तरह के मौज़ूआत जो हमारे दुनिया में हमें मिलते हैं, चाहे दुनियावी हो या दीनी हो, हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर गज़ल लिखी गई है। हिकमत के ऊपर, हाकिमत के ऊपर, दूसरी चीज़ों के ऊपर गज़ल, मतलब हर चीज़ के ऊपर गज़ल लिखी गई है, हर चीज़ के ऊपर गज़ल मौजूद है। हैयत यानी बनावट के एतबार से गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। अगर बनावट के एतबार से हम देखें कि गज़ल क्या है और गज़ल किस तरह से लिखी जाती है, तो बनावट के एतबार से गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, मतला कहलाता है। इसको आप समझ लेना भी, और अभी आपको और समझा दूंगा मैं आगे कि मतला क्यों कहा जाता है। जिसके दोनों मिसरों में अमूमन रदीफ और काफिया पाया जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरों के अंदर अमूमन रदीफ और काफिया पाया जाता है। काफिया गज़ल के अंदर होना चाहिए, काफिया के साथ गज़ल होती है, गज़ल की एक बहर होती है, वज़न होता है जिसके ऊपर गज़ल लिखी जाती है, जो ज़मीन कहलाते हैं इसके। रदीफ का गज़ल में होना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर रदीफ के भी गज़लें लिखी जाती हैं जो गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहलाती हैं। लेकिन अच्छी गज़ल जो खूबसूरत अपनी पूरी खूबसूरती में होगी, उसमें रदीफ और काफिया का इस्तेमाल होगा, तभी वो खूबसूरत गज़ल होगी। गज़ल के लिए काफिया होना लाजमी नहीं है, बग़ैर
काफिया होना लाजमी है, लेकिन रदीफ का होना लाजमी नहीं है। मतले के बाद भी अगर किसी शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया हो तो उस शेर को हुस्न मतला कहते हैं। देखो, मतला किसे कहते हैं? शेर का, गजल का पहला शेर। दो मिसरे होते हैं एक शेर के अंदर, पहला मिसरा और मिसरा सानी। इन दोनों मिसरों से मिलकर गजल का पहला शेर बनता है, और पहले शेर के अंदर काफिया और रदीफ दूसरे मिसरे से बराबर होंगे। हम काफिया और हम रदीफ होंगे। रदीफ मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन रदीफ गजल के अंदर होना जरूरी नहीं है। अगर रदीफ नहीं भी है तो गजल लिखी जा सकती है, लेकिन काफिया का होना लाजमी है, काफिया जरूरी है। तो हम काफिया या हम रदीफ पहला मिसरा होता है जिसे हम मतला कहते हैं। लेकिन गजल में मतले के बाद भी ऐसा कोई शेर आ जाए, जो मतला हो, यानी उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, तो उसे हुस्न मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। और अगर तीसरा मिसरा भी आ जाए, तीसरा शेर भी ऐसा आ जाए कि जो मतला हो, तो उसको फिर हमें तीसरे शेर को हुस्न मतला कहेंगे और दूसरे शेर को मतला ज़ेबी कहेंगे, या ज़ेबी मतला उसको कहा जाएगा। तो मतला वो शेर जिसके रदीफ और काफिया, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हों। तो दूसरा शेर भी मतला आ जाए, दूसरे शायर में ही मतला आ जाए, तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। उसके बाद के अशार फर्द कहलाते हैं। जो मतले के बाद शेर आते हैं, मतले के बाद जो दूसरे अशार हैं, उन्हें फर्द कहा जाएगा। उसके अंदर, फर्द के अंदर पहला मिसरे में हम काफिया और हम रदीफ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरा मिसरा गज़ल के पहले मतले से हम काफिया और हम रदीफ होगा। जिनके महज दूसरे मिसरों में रदीफ और काफिया होता है, पहले मिसरे में नहीं होगा, दूसरे मिसरे में होगा, जो दूसरे अशार हैं उनको फर्द कहा जाएगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस बच्चों, शायर शायरी के लिए अपने नाम के अलावा एक दूसरा नाम और रखता है, जिस नाम से वो शायरी करता है। और जब शायरी करता है तो अपने अशार के अंदर वो उस नाम को, जो उसने दूसरा नाम रख रखा है, उसको इस्तेमाल करता है। वो नाम जो दूसरा शायरी के लिए रखा गया है, वो तखल्लुस कहलाता है। जैसे मिसाल में आपको दूं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां नाम है, लेकिन शायरी के लिए आपने अपना नाम गालिब रखा था, तखल्लुस गालिब रखा था। तो जो गालिब है वो असदुल्ला खां का तखल्लुस है। ऐसे ही मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक़ आपका तखल्लुस, आपने शायरी के लिए ज़ौक़ तखल्लुस रखा था। तो जब गज़ल लिखता है या नज़्म लिखता है या कोई भी अशार अगर लिखेगा शायर, तो उसके गज़ल के आखिरी बंद के अंदर, आखिरी शेर के अंदर वो अपने उस नाम को, तखल्लुस को इस्तेमाल करता है। तो उस तखल्लुस को जो इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। पहला जो शेर है उसे मतला, पहले के बाद के शेर को फर्द, और जिस शेर के अंदर तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहा जाता है। पहले शेर को मतला, और मतले के बाद भी अगर मतला हो तो हुस्न मतला या ज़ेबी मतला, और जो मतला नहीं हो तो वो फर्द। तो जिनके महज दूसरे मिसरों में रदीफ और काफिया होता है, फर्द के। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। जो गज़ल का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा शेर होगा उसे बैतुल गज़ल कहा जाता है। अब बैतुल गज़ल सुनने वाले के ऊपर या लिखने वाले के ऊपर मुनहसिर है कि वो किसको बैतुल गज़ल कहता है। आपकी क्या पसंद है, लिखने वाले की क्या पसंद है, वो बैतुल गज़ल अलग अलग हो सकता है। यानी ये सुनने वाले पर मुनहसिर है इस बात का। शायर सोचे कि मेरा कोई किसी शेर को वो अच्छा बताए कि ये शेर अच्छा है, लेकिन दूसरा फर्द जो सुने वो कहे कि नहीं, ये नहीं, ये अच्छा है। तो इस पर इख्तलाफ हो सकते हैं। तो इख्तलाफ के अंदर जो अपना बैतुल गज़ल माने वही बैतुल गज़ल है। तो आगे आते हैं हम। मैं आपके लिए गज़ल लेकर आया हूं जिसके अंदर काफिया, रदीफ और सारे के सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इसमें देखो, होना 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 आ रहे ना एक जैसे, होना होना।
तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक ही शक्ल के अंदर, वो रदीफ है। वो क्या है? रदीफ। जो एक ही शक्ल के अंदर रिपीट हो रहे हैं बार बार हर जगह। और पहले मिसरे के अंदर, पहले शेर के अंदर, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, और आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। पहला मिसरा, पहला शेर जो है, उसके दोनों मिसरे हम रदीफ हैं और हम काफिया हैं। तो ये हमारा हो गया मतला। मतले की पहचान कैसे करोगे कि और भी मतले हैं या नहीं है? अब इसमें देखो, कहीं होना होना है, कहीं नहीं है, तो इसके अंदर शेर में एक ही मतला है खाली। अगर फिर दूसरा भी ऐसा होता, होना और यहां पर सामने होना होता दूसरे मिसरे के अंदर, तो फिर वो हुस्न मतला हो जाता या ज़ेबी मतला हो जाता। लेकिन इस गजल के अंदर एक ही मतला है, तो इसका मतला हो गया, पहला शेर जो है मतला हो गया। और दूसरे शेर है इसके दूसरा, तीसरा, चौथा फर्द। दूसरा, तीसरा और चौथा शेर होगा इसके फर्द, यानी कि वो इसकी पीछे वाले शेर हैं। और फिर जो आखिरी शेर है, हिफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब। हिफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबा होना। हिफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिब। गालिब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की गजल है ये। और इस गजल के आखिरी बंद के अंदर, आखिरी शेर के अंदर, आखिरी शेर के पहले मिसरे के अंदर गालिब ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, तखल्लुस। तो ये नाम जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, उस शेर को मक्ता कहा जाता है। मतला हो गया पहला शेर, और आखिरी हो गया मक्ता, जहां पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। जो एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही शक्ल में इस्तेमाल हो रहे हैं, यह है रदीफ। रदीफ के माने बच्चे होते हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, उसके पीछे चलने वाला। तो ये वहीं से शायद लिया गया है कि ये बिल्कुल पीछे लास्ट में आता है और इसकी शक्ल चेंज नहीं होती, एक ही शक्ल रहेगी हर जगह, ये यही आएगा, होना होना होना। फिर इसके अलावा एक और कुछ और लफ्ज है हमारे, कुछ और अल्फाज ऐसे हैं जो इनकी शक्लें एक जैसी हैं लेकिन उनकी आवाजें अलग अलग आ रही हैं। जैसे आसा, इंसान, बयाबा, मिसरगा, पशेमा, गिरेबा। आवाज एक जैसी है इनकी, लेकिन इनकी शक्लें चेंज हो गई अलग अलग। तो ये काफिया है। ये क्या है? काफिया। काफिया की शक्ल चेंज होती है लेकिन आवाज और उनका बहर एक जैसा रहेगा, बिल्कुल उनका वजन एक जैसा रहेगा। अगर वजन में बदलाव आ गया तो फिर गजल सही नहीं रहेगी, वो गजल खराब हो जाएगी। और जो रदीफ है, रदीफ की शक्ल वही रहेगी, रदीफ की शक्ल नहीं बनेगी। रदीफ के बगैर भी गजल कही जा सकती है, लेकिन काफिये के बगैर गजल नहीं की जा सकती। गजल की एक और खास बात है बच्चों, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि गजल का हर शेर अपने मफहूम के अंदर आज़ाद होता है। हर शेर का अलग मतलब होता है, अलग उसके अलग मजमून उसका हो सकता है, लेकिन एक ही बहर और एक ही वजन में पूरी गजल लिखी जाती है। पूरी की पूरी गजल का एक ही लय होगी, एक ही बहर होगी, एक ही इसका वजन होगा और एक ही तरह के इसके काफिया और रदीफ होंगे। लेकिन हर अशार का, हर शेर का मतलब माने अलग है, जुदा जुदा जो गाना माने रखता है। हम आगे के हिस्से के अंदर नज़्म के बारे में पढ़ेंगे, मसनवी के बारे में पढ़ेंगे, मरसिया के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगातार सारे के सारे ये सबक देखने हैं, तो अब आपको सभी चीज़ों में फ़र्क नज़र आ जाएगा, फ़र्क पता चल जाएगा कि गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है, गज़ल और मरसिया और मसनवी में क्या फ़र्क है, नज़्म में कितने प्रकार के होते हैं। तब आप जब देखोगे तब आपको सबका अलग अलग फ़र्क पता चल जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से देखना है, आपको गज़ल के बारे में ध्यान से देखना है। जब नज़्म हम पढ़ेंगे तब आपको नज़्म और गज़ल से मैं बता दूंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसके हर शेर का अलग मतलब निकल कर आ रहा है, हर शेर अलग मतलब निकालता है। तो हमने क्या सीखा? मतला, मतला दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। आसा, इंसान एक जैसे, काफिया। और होना, होना बिल्कुल एक जैसे, इनमें कोई फर्क नहीं है, आवाज में ही फर्क नहीं है, होना होना आ रहा है। आसा होना, इंसान होना। तो आसा तो इसका काफिया हो गया और होना इसका रदीफ हो गया। तो हम काफिया और हम रदीफ गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे। मिसरा एक लाइन, ये एक लाइन एक मिसरा है। ये बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, ये एक मिसरा है। और शेर का दूसरा मिसरा आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना, तो ये दूसरा इसका मिसरा हो गया। पहले मिसरे के अंदर आसा होना, काफिया और रदीफ, और दूसरे मिसरे के अंदर इंसान होना, काफिया और रदीफ।
तो हम काफिया और हम रदीफ जो होते हैं वो मतला कहलाता है। इस मतले के बाद भी अगर और कोई मतला आता है, आप देख लो इसमें अगर कोई मतला है तो वो हुस्न मतला होगा, लेकिन इसमें मतला नहीं है। मतला उसे ही कहेंगे जो दोनों मिसरे उसके हम काफिया और हम रदीफ होंगे। रदीफ नहीं है तो हम काफिया होंगे, लेकिन अगर इसमें नहीं है तो फिर ये बाकी के जो शेर है, इसके बाकी के जो अशार है, ये फर्द कहलाएंगे। इसके बाद आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारे रदीफ, काफिया, मक्ता और मतला। हुस्न मतला हमने पढ़ा और ज़ेबी मतला हमने पढ़ा। आगे आते हैं हम। गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है। मैंने अभी आपको बताया एक शेर दो मिसरों से मिलकर बन रहा है। एक शेर में कितने मिसरे हैं? दो मिसरे। दो मिसरों से यहां पर पिछली गज़ल में एक शेर मुकम्मल हो रहा है और उसके अंदर अपनी बात समझ में आ रही है, और हर का माने जब हम खुलासा करेंगे, हम तशरीह करेंगे तो उसका अलग ही माने निकलेंगे, अपने आप में पूरा होता है, मुकम्मल होता है। दो मिसरों के अंदर शेर है और एक शेर ही मुकम्मल होता है गज़ल का। यानी मानवी एतवार से गज़ल का हर शेर मुकम्मल माने रखता है, उसका दूसरे अशार से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक शेर के अंदर अलग मौजू के ऊपर बात हो रही है और उसके माने जब हम निकालेंगे तो पूरा मुकम्मल माने निकल जाएंगे, और जब दूसरा शेर शुरू होगा उसी गज़ल का तो वज़न और बहर तो वही रहेंगे, उसके काफिया और रदीफ भी वही रहेंगे, लेकिन उसके माने बदल जाएंगे और उसके जो माने होंगे वो भी अपने आप में मुकम्मल होंगे, वो भी अपने आप के अंदर पूरे होंगे। उसका दूसरे अशार से कोई ताल्लुक नहीं है। हर शेर में मुख्तलिफ मौज़ूआत या ख्यालात का इजहार कर सकता है। जो शायर होता है वो अपने हर शेर के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत का इस्तेमाल कर सकता है और मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर सकता है। गज़ल में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। गज़ल में अशार की तादाद मुकम्मल नहीं है। जो मुकम्मल गज़ल जिसको मानते हैं, सही गज़ल जिसको मानते हैं, उसमें कम से कम 5 अशार होते हैं। अमूमन गज़ल में 5, 7, 9, 11, 13 और 15 अशार तक होते हैं, और उससे ज़्यादा अशार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अशार की तादाद की क़ैद नहीं है, कितने भी हम चाहें उसके अंदर अशार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम हमें 5 अशार अपनी गज़ल के अंदर रखने हैं, और 5 से ज़्यादा हम रखते हैं तो 7 या 9 बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत गज़ल होती है, और ज़्यादा आप जितने चाहे उतने इस्तेमाल करें। बहर और वज़न की क़ैद होती है, काफ़िया की क़ैद होती है। उर्दू गज़ल गोई के जो शायर हुए हमारे, जिन्होंने उर्दू गज़ल की शुरुआत की, उसको उरूज पर पहुँचाया, उसमें कौन कौन है? तो शुरुआत के अंदर हज़रत अमीर खुसरो से होती है। इसकी शुरुआत हज़रत अमीर खुसरो से होती है। बच्चों, जो गज़ल है, गज़ल जो उर्दू शायरी के अंदर आई है, ये फ़ारसी से आई है। फ़ारसी में अरबी से आई है। अरबी ज़ुबान के अंदर कसीदे होते थे, कसीदे पढ़े जाते थे, और कसीदे के अंदर एक हिस्सा होता था तशबीब का, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों की तारीफ़ की जाती थी, बागात की, मौसमों की, महबूब से बातें करने की, इश्क व मोहब्बत की बातें होती थी। तो अरबी गज़ल के उस हिस्से से, अरबी कसीदे के उस हिस्से को ले लिया गया और वो फ़ारसी के अंदर गज़ल बन गया, और फ़ारसी से वो उर्दू के अंदर आया। तो फ़ारसी से हज़रत अमीर खुसरो उर्दू के अंदर गज़ल को लेकर आए। वली दक्कनी ने इस सिन्फ में बाकायदा शायरी की शुरुआत की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए और वली दक्कनी ने शुरुआत की। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, इस सिन्फ को उरूज पर पहुँचाया आपने। शुरुआत हज़रत अमीर खुसरो ने फ़ारसी शायरी से, फ़ारसी में अरबी से आई, और उसके बाद जो ये दूसरे शोरा आए, उन्होंने इस फ़न को उरूज पर पहुँचाया, गज़ल को उरूज पर पहुँचाया। इनके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश, ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ा, शेख इमाम बख्श नासिख, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और हकीम मोमिन खां मोमिन, इन शायरों ने इसको उरूज पर पहुँचाया। और उसके बाद वाली जो शोराओं की सिन्फ आती है, इसके अंदर हाली, दाग दहलवी, मौलाना हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, असगर गोंडी, फ़ानी बदायूनी वगैरह ने इस कारवां को आगे बढ़ाया है। ये आपको पूरी की पूरी तफसील दे दी, तरतीब दे दी कि शुरुआती शोरा, फिर उसके बाद के शोरा, और फिर जदीद शोरा के जिन्होंने गज़ल के अंदर हाथ आजमाई की। तकरीबन 300 बरस की शोहरत के बावजूद
आज भी गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर सिनफ़ सुखन है। उर्दू शायरी की ही साथ में उर्दू से हिंदी में गई, इंग्लिश में गई और दूसरी ज़बानों के अंदर भी ये राइज़ हो गई और वहाँ भी गज़ल लिखी जाती है। लेकिन जितनी मकबूल ये उर्दू अदब के अंदर है, उर्दू गज़ल है, उतनी मकबूलियत किसी और ज़ुबान की गज़ल को हासिल नहीं हुई। बच्चों, ये था हमारा हिस्सा गज़ल, जिसके अंदर हमने जो असनाफ़ सुखन जो हमारी गज़ल है, गज़ल के बारे में मुताला किया, गज़ल को लिखने के बारे में हमने सीखा, रदीफ़ और काफ़िया की मालूमात हमने हासिल की और दीगर चीज़ें हमने गज़ल के मुतालिक जानी। इसके बाद गज़ल से मुतालिक एक सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके इम्तिहान में पूछा जाता है। गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। गज़ल किसे कहते हैं, उसका जवाब आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और तफसील से लिखना है, पूरी तरह से लिखना है। साथ में उसको सीखने और समझने की कोशिश करनी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पीछे जाना है और दोबारा पीछे करके वीडियो को देख लेना है, जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। अगले वीडियो के अंदर हम अगली सिनफ़ सुखन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।